गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है और आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को। कुछ दिनों से हम लोग का जो है ना एनालिसिस नहीं हो पा रहा था क्योंकि फेस्टिवल का समय चल रहा था ना। दिवाली, छठ सब कंटिन्यू आ गए, उसको भी तो देखना था हमें। चलिए अब हम लोग आते हैं आज का टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, नोट डाउन करते रहिएगा। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि भारत ने रसिया के साथ, ठीक है, रूस के साथ एक समझौता, एक करार किया है। किस चीज़ को लेकर? विमान को लेकर। आपने देखा था जो अप्रैल में शायद घटना घटा था ना, जो प्लेन क्रैश कर गया था अहमदाबाद में और उसमें लगभग 142 लोग मारे गए थे। एक ही व्यक्ति उसमें जिंदा बचा था जो कि ब्रिटेन का था, वो नागरिक है ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए भारत ने रसिया के साथ जो ना अब अपना इंजन, अपना प्लेन बनाएगा भारत अपने देश में, ठीक है। उसका नाम क्या है? SJ-100। इसको कवर करेंगे हम लोग। सेकेंड में देखेंगे हम लोग कि जो स्वच्छ ऊर्जा जो है ना, भारत का टारगेट है कि 2050 तक जो है ना क्लीन एनर्जी के रूप में हब बने भारत 2050 तक। कौन कौन सा इसमें जो है ना इंपॉर्टेंट जो है योजना, अनाउंसमेंट, सारे कुछ को कवर करेंगे। सारे हमने टिक कर दिया है, ठीक है, आप लोग नोट कीजिएगा उसको। थर्ड में देखेंगे जो हम लोग अभी ब्राउजिंग करते हैं ना, कोई भी चीज़ को अगर इंटरनेट में हमें सर्च करना होता है तो ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं ना। तो चैट जीपीटी ने भी एटलस नामक अपना ब्राउजर को क्या किया है? लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा। तो इसके क्या नेगेटिव इफेक्ट होंगे, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, सारे एंगल को कवर करेंगे हम लोग। एआई क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए ना, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बीच में डिफरेंस क्यों है, क्या होता है, उसको देखेंगे। क्यों देख रहे हैं हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल को? क्योंकि अभी चर्चा में आ गया है, क्योंकि रसिया ने, ठीक है, रसिया ने ऐसा जो है क्रूज मिसाइल बनाया है जो कि एटॉमिक एनर्जी से क्या होगा? ऑपरेट होगा। तो इस कारण जो है चर्चा में आया हुआ है। उसके बाद देख लीजिए पर्यावरण संरक्षण को हम लोग देखेंगे। क्यों? क्योंकि टॉपिक आया हुआ है पर्यावरण संरक्षण को लेकर, ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से क्या समझते हैं, इसका क्वेश्चन आंसर फ्रेम किया गया है। देखिए एडिटोरियल पेज में बताया गया है कि जो जंगल है, पेड़ पौधे है ना, उसकी संख्या घट रहा है। उसके पीछे का मुख्य वजह क्या है, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। जैसे कि मानव आबादी का बढ़ना, शहरीकरण, औद्योगिकरण, ये सब कारण है। ये सब आर्टिकल में आपका लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लाउड सीडिंग क्यों होता है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण, वायु प्रदूषण बहुत चर्चा में रहता है और वहाँ पे क्लाउड सीडिंग किया गया, लेकिन वर्षा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जो मापदंड होता है ना क्लाउड सीडिंग के लिए, वो वहाँ पे अनुकूल नहीं रहा। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, ये देखिए, ये जो है ना आर्टिफिशियल रेन के लिए जो उपाय किए गए वो तो सही रहा, लेकिन जो कंडीशन होना चाहिए वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाया। क्योंकि मॉइस्चर जो है ना 50% होना चाहिए और वो 50% नहीं होके 10 से 15% ही रह पाया। इस कारण से आर्टिफिशियल रेन वहाँ पर नहीं हो पाया। सब कुछ कवर करेंगे हम लोग। फिर देख लीजिए यहाँ पे राष्ट्रपति अभी चर्चा में है और इनका चुनाव की प्रक्रिया को लेकर मेंस में क्वेश्चन पूछेगा आपसे और उसका काम क्या होता है हमारे राष्ट्रपति जी का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्यों? देखिए यहाँ पर बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है ना आज रफाल लड़ाकू विमान से भरेगी उड़ान, तो इस कारण से वो चर्चा में है। साथ ही राष्ट्रपति जो है ना वो दूसरे महिला हैं। पहले जो है ना श्रीमती प्रतिभा देवी सी पाटिल बने थे, याद है ना आपको। और एसटी में अगर पूछेगा कि जनजाति में जो पहले राष्ट्रपति कौन है, तो इनका नाम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, और महिला है, दूसरे नंबर की है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे चक्रवात, जो साइक्लोन है ना मोथा, कि किस एरिया में आया हुआ। जैसे ये अपना प्यारा भारत का मैप है, इधर बे ऑफ बंगाल हो गया, यहाँ पे हो गया अरबियन सी, तो किस रीजन में आ गया, यही क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसको कवर करेंगे हम लोग। फिर यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट से आप क्या समझते हैं, सरकार ने इनके लिए क्या क्या एक्ट और योजनाएं लॉन्च किया, इस पर चर्चा करेंगे। क्यों? इसलिए आर्टिकल न्यूज में आ गया ना। आप यहाँ पर देखो महिला सशक्तिकरण को लेकर, क्योंकि अभी दिल्ली हाईकोर्ट में एक मामला चल रहा था। महिलाएं जो होती है ना, कुछ महिलाएं जो मामले को या विवाद को है ना बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है कोर्ट में, ठीक है, और वो जो अ, उनके पति और उनका जो परिवार है ना, उनको जबरदस्ती जो है ना इस मामले में घसीटा जाता है और उन पे जो है ना अत्याचार किया जाता है। और पुरुष लोग क्या करते हैं, अपने इनकम को बहुत कम करके दिखाते हैं कि हमारा इनकम बहुत कम है। क्यों? क्योंकि एलिमनी देना ना पड़े। और महिलाएं क्या करती है, आप देखोगे कि
जो एक्ट वगैरह बना हुआ है उसका मिसयूज़ करती है। ये टिप्पणी पूरा यहाँ पर किया हुआ है। इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। फिर देखेंगे 8 पे कमीशन जो है ना बना है, इसके अध्यक्ष कौन है, कब से लागू होगा, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज है 29 अक्टूबर 2025 और इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं। सबसे पहला जो है ना 8वें वेतन आयोग जो है ना, इसके बारे में पूछ लेता है। ठीक है? 8 जो पे कमीशन है ना, कमीशन, इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन है, ये कौन-सा ईयर में बना? जैसे कि आपने देखा कि 7th पे कमीशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस में। तो ये 2014 में बना था और 2016 में लागू हुआ। बस 8 जो वेतन आयोग है ना, उसके अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा और किस वर्ष बना, वो भी याद रखिएगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि 2024 में बना था या 25 में? और इसकी इम्प्लीमेंट की अगर बात करें, तो 2026 में कयास लगाए जा रहे हैं कि जनवरी 2026 से इसको लागू कर दिया जाएगा। इसके प्रमुख का नाम याद रखिएगा, ये प्रकाश देसाई हैं। ठीक है? न्यायाधीश न्यायाधीश प्रकाश देसाई। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा वन डे एग्जाम में या आने वाले एग्जाम में आपसे पूछेगा। कमीशन खास करके जो है ना, एक तरफ कमीशन का नाम दे देगा और उसके प्रमुख का नाम दे देगा। मैच करने के लिए पूछता है, कमीशन में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। चाहे बीपीएससी हो गया आपका, जेपीएससी हो गया। ठीक है? चलिए, फिर यहाँ पर बात करेंगे। इसके तहत आप देखिएगा, जैसे ही 8 कमीशन, पे कमीशन अगर लागू होता है, तो जो सेंट्रल कर्मचारी हैं, उनको जो है ना लाभ मिलेगा और जो पेंशन भोगी हैं, उनके लिए ये क्या होगा? लाभ मिलेगा। साथ ही जो राज्य के कर्मचारी हैं और वहाँ की जो सरकार है ना, इस जो है फाइनेंस जो पे कमीशन है ना, उसको भी इम्प्लीमेंट करेगी राज्य, कुछ संशोधनों के साथ। ठीक है? तो 2 हम लोग क्वेश्चन कवर किए। अब देखिए यहाँ पे, देखिए वैवाहिक जो विवाद होता है, आपने देखा है कि स्त्रियाँ जो है अपने पति पे बहुत ज़्यादा आरोप लगाती है कि हमारे साथ वायलेशन हो गया। हालाँकि कुछ मामलों में सच होता है, लेकिन अधिकतर मामलों में आप देखोगे मिसयूज़ होता है कानून का। इसी पर यहाँ पे जज ने जो है ना टिप्पणी किया कि जो वैवाहिक जो विवाद होता है ना, पत्नी के द्वारा चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा कर दावे किया जाता है, ठीक है? आप यहाँ पर देखो, जो महिला यहाँ पे पिटीशन की है ना, वो एक पढ़ी-लिखी है महिला, ठीक है? और उनके अकाउंट में अदर सोर्स से भी पैसा आता है, लेकिन फिर भी एलिमनी का चार्ज क्यों लगाया गया? इस तरह के सवाल किए गए। महिलाएँ अगर समर्थ है, ठीक है, कमाने के योग्य है, उनको अगर लगता है कि जॉब मिल जाएगा, तो फिर आप एलिमनी क्यों चार्ज कर रहे हो यहाँ पे? ठीक है? 30,000 का डिमांड किया गया है। जबकि महिलाएँ जो है ना, अच्छी खासी पढ़ी-लिखी है और उनमें ऐसा कोई भी कारण नहीं है जिससे उनको जॉब नहीं मिल सकता है। ठीक है? इसी तरह का टिप्पणी यहाँ पर किया गया है। आप देखोगे पुरुष के मामले में क्या होता है कि पुरुष जो है ना, अपनी इनकम को बहुत कम करके दिखाने का कोशिश किया जाता है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए दोनों तरफ से। तो यहाँ पर देखिए, जो महिला का जो बैंक खाता है ना, वहाँ पे अदर सोर्स से जो है पैसे आते हैं, बैंक खाते में, ठीक है? तो उसका इन्होंने अभी स्पष्टीकरण नहीं दिया कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ठीक? पहला ये। दूसरा ये कि इनको एलिमनी क्यों मिलना चाहिए? अगर जब खुद सक्षम है कमाने के लिए, तो फिर दूसरों पर निर्भर क्यों है ये? जबकि इनका कोई बच्चा भी नहीं है, ठीक है? तो कोर्ट ने कहा कि आपके पास कोई आधार नहीं है कि आप एलिमनी माँगे, तो आपको क्यों मिलना चाहिए? क्लियर है? तो ये सब मुद्दा चलते रहता है। महिला सशक्तिकरण को लेकर क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया एग्ज़ाम में कि महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? और महिलाओं के समक्ष क्या प्रमुख चुनौतियाँ हैं? और सरकार ने महिला के सशक्तिकरण के लिए कौन-कौन से प्रमुख कानून बनाए हैं? ये क्वेश्चन आपका जो है ना कमीशन में पूछा जाता है। तो इसका आंसर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है? कि महिलाओं को निर्णय लेने में, ठीक है, रोज़गार को लेकर, शिक्षा को लेकर, समान अधिकार को लेकर क्या होना? सक्षम बनाना। यही हो गया महिला सशक्तिकरण। अगर चुनौती की बात करें, तो घरेलू हिंसा, ठीक है, यौन उत्पीड़न। अब देखो, सैलरी और प्रमोशन को लेकर यहाँ पे क्या होता है? भेदभाव होता है। ठीक है? ध्यान रखिएगा। सेम चीज़ आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है कि आप वीमेन एम्पावरमेंट से आप क्या समझते हैं? तो इनेबलिंग द वुमेन टू मेक डिसीजन एंड एक्सेस एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड इक्वल राइट। ठीक है? चैलेंजेस की अगर बात करें, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, लैक ऑफ एजुकेशन और रिजिड जो है ना सोशल नॉर्म्स। आप समझ रहे हैं ना? चलिए, अब आते हैं चक्रवात मोथा के बारे में। आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि जो चक्रवात मोथा है ना, किस रीजन में आया है? ठीक है? तो भारत के किस रीजन में आया है, उसको देखिए। मैप बनाते हैं यहाँ पे। यहाँ श्रीलंका है, ये अपना नॉर्थ ईस्ट वाला है इलाका, ये गुजरात, राजस्थान वाला, ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला। तो मोथा जो है ना, आपका बे ऑफ बंगाल में आया है, यहाँ पर आया है, इस रीजन में आया है, ध्यान रखिएगा। इस रीजन में आया है ना, तो
जितना भी चक्रवात बे ऑफ बंगाल में आया है अभी तक 2024-25 में, उसको याद रखिएगा, आने वाला एग्जाम में यही पूछेगा आपसे। ठीक है? लोग साइक्लोन को खूब पढ़ लेंगे लेकिन उनको पता नहीं होगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है? तो आपको यहाँ पर बता दिया। फिर मेंस में क्या पूछेगा कि मोथा जो साइक्लोन आया है, तो साइक्लोन बनने का जो कंडीशन है उसके बारे में चर्चा करें। फिर आपसे पूछेगा किसका इम्पैक्ट क्या होता है? तो बहुत सारे जान-माल का नुकसान हुआ है ना? लोग का जो है पलायन हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा है। कुल मिलाकर यही सब चीज़ आपको लिखना है। मोथा का मतलब क्या होता है? सुगंधित फूल होता है। ठीक है? क्या होता है? सुगंधित फूल होता है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आइए, राष्ट्रपति जी को लेकर यहाँ पे चर्चा में है, क्योंकि ये सबसे पहले जो है ना, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं भारत के, दूसरी, ठीक है, महिला राष्ट्रपति। पहला कौन है? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। लेकिन अगर एसटी में पूछेगा, शेड्यूल ट्राइब में, तो ये पहली हो जाएँगे, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से जो है ना, अभी राफेल जो विमान है, उनको उड़ाएँगे ये। इस कारण से ये चर्चा में है अभी। चलिए, क्वेश्चन क्या पूछता है मेंस में? ये वाला। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है? मतलब राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होता है और उनके कार्य क्या हैं? बस 2 एंगल को कवर कर लेंगे ना, तो आप एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन को डील करने लायक हो जाएँगे। आपको बताते चले यहाँ पे क्या कुछ बोलने वाले थे ना यहाँ पे? चलिए हाँ। हाँ, बीपीएससी जो 71 का जो मेंस होगा अभी, और यूपी पीसीएस का होगा, और भी कमीशन के एग्ज़ाम होंगे मेंस में ना, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ रहेंगे, और कुछ भी क्वेरी होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए, तो इनका चुनाव होता कैसे है? इनका चुनाव होता है सांसद और विधायक जो है ना, जो इलेक्टेड हों, याद रखिए इलेक्टेड, इलेक्टेड मतलब जिसको नॉमिनेटेड नहीं किया गया है, सिर्फ इलेक्टेड वाले लोग जो है ना, एमएलए और एमपी इसमें इंक्लूड होंगे, नॉमिनेटेड नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इनका जो कार्य होता है ना, ये एक संवैधानिक पद है, ठीक है? और इनको प्रथम नागरिक भी कहा जाता है भारत का। इनका प्रमुख कार्य में क्या होता है? संसद का उद्घाटन करना, फिर विधेयक का मंजूरी देना, आपातकाल घोषित करना, यही सब इनका कार्य होता है। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में है, देखिए यहाँ पे। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? सेम चीज लिखा हुआ है कि इसमें जो है ना, इनडायरेक्टली जो है ना, डायरेक्ट नहीं होता, याद रखिएगा, डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है यहाँ पे। मतलब हम लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसमें एमएलए एमपी एमपी जो है ना, पार्टिसिपेट करते हैं, जिसको हम लोग चुन के भेजते हैं। क्लियर है? इस चीज को ध्यान में रखिएगा, नहीं तो बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थ्रू अ सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल 54 और 55 जो है ना, किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ प्रेसिडेंट इलेक्शन से। और ये जो है ना, हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है भारत में। और इनका जो फंक्शन है, इनऑर्गेटिंग, ठीक है, इनऑगरेटिंग पार्लियामेंट सेशन, अप्रूविंग बिल और डिक्लेयरिंग इमरजेंसी, अपॉइंटमेंट अपॉइंटिंग गवर्नर्स, ठीक है, जजेस एंड अदर। जितना भी अपॉइंटमेंट होता है, जैसे गवर्नर का हो गया, जजेस का हो गया, आप देखो कैग, अटॉर्नी जनरल, जितने भी मेन मेन पोस्ट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है, ठीक है, सारे का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, कृत्रिम वर्षा, जिसको आर्टिफिशियल रेन बोलते हैं, कृत्रिम वर्षा अभी चर्चा में क्यों है? दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आर्टिफिशियल रेन के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। आपको बता दें, आर्टिफिशियल रेन से आप क्या समझते हैं और ये किस प्रकार काम करता है? मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन प्रीलिम्स में क्या पूछता है? इसमें किस केमिकल का यूज होता है? अब जाके यूपी पीसीएस का क्वेश्चन देखिएगा, यूपीएससी का क्वेश्चन देखिएगा, आर्टिफिशियल रेन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो चर्चा में रहेगा वो क्वेश्चन पूछ लेगा। और फिर स्टूडेंट लोग क्या क्लेम करेंगे कि ये तो बहुत पुराना फैक्ट था, 2013-14 में ये जो काफ़ी चर्चा में रहा था, ये क्यों पूछ लिया? इस तरह के जो है ना, क्लेम करते हैं स्टूडेंट लोग। आपको बता दें, जो चर्चा में रहता है वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। अभी आपको दिखाएँगे उड़ान योजना क्यों पूछेगा, आपको दिखाएँगे कि कुसुम योजना क्यों पूछा जाएगा अभी, आपको दिखाएँगे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये तो 2015 का ही है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस अभी चर्चा में आ गया, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो स्टूडेंट लोग जिनको जानकारी नहीं होता है, वो लोग एग्जाम देने के बाद क्या बोलेंगे आगे कि ये तो पुराना फैक्ट था, ये करंट अफेयर अभी के चर्चा में नहीं था, इस तरह की बातें करेंगे। ठीक है? चलिए, तो आर्टिफिशियल रेन के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो इसमें जो केमिकल का यूज़ होता है ना, याद रखिएगा, सिल्वर,
आयोडाइड, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल होता है। ये जो केमिकल होता है ना, जैसे सिल्वर आयोडाइड हो गया, पोटेशियम आयोडाइड या ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई CO2, इसका इस्तेमाल क्या होता है? जब ये केमिकल को ऊपर में 5000 से 6000 फीट, देखिए 4000 से लेकर 6000 फीट के ऊपर में जब इसका छिड़काव होता है ना, तो ये क्या करते हैं, जो मॉइस्चर होता है बादल में, उसको आकर्षित करते हैं ये केमिकल। कौन? सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड या शुष्क बर्फ। और जैसे ही बूंद भारी होता है, फिर वर्षा हो जाता है। लेकिन अभी का मामला में क्या हो गया कि मॉइस्चर जो है ना, मात्र 15 से 20% ही था। 15 से 10% तक मॉइस्चर था। होना कितना चाहिए था? 50%। इसलिए ये टेक्निक यहाँ पर काम नहीं कर पाया। याद रखिएगा। ये देखिए मेंस का क्वेश्चन क्या है कि क्लाउड सीडिंग से आप क्या समझते हैं और यह हाल में चर्चा में क्यों है और इससे कौन-कौन से रसायन का उपयोग किया जाता है? ये आंसर आपका तैयार किया गया है। आपको बता दें ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसमें रसायन को जो है ना बादल में क्या किया जाता है? छोड़ा जाता है, जहाँ पे जल संकट या सूखा या वायु प्रदूषण हो उसे निपटने के लिए। ठीक है? चलिए, दिल्ली सरकार के कारण अभी क्या है? न्यूज़ में है क्योंकि वहाँ की वायु गुणवत्ता काफ़ी प्रदूषित है और उसको सुधारने के लिए इस तरह का टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। अब देखो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, फिर इसमें जो है ना सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का इस्तेमाल होता है केमिकल का। सेम चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है। क्लाउड सीडिंग इज़ द साइंटिफिक टेक्निक, ठीक है? यूज्ड टू इंड्यूस आर्टिफिशियल रेनफॉल बाय द डिस्प्रेसिंग, ठीक है, केमिकल इनटू द क्लाउड। और जहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, ड्रॉट हो गया, जहाँ पे सूखा हो गया, वहाँ पे ये मेथड का इस्तेमाल हो जाता है। फिर आप केमिकल सब्सटेंस में आप देखो ना सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम आयोडाइड का इस्तेमाल होता है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसको लिया है। यहाँ पर बताया गया है कि जो जंगल है, जो पेड़ हैं, उसकी संख्या क्यों घट रहा है? उसके पीछे क्या कारण है? मेंस का टॉपिक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि उसके पीछे क्या कारण है? तो कारण में कुछ नहीं, 3-4 पॉइंट को याद रखिएगा। पहला, आप जो है ना फ्लो चार्ट बनाइएगा, यहाँ पर ऐसे करके कारण लिखिएगा, ये रीज़न लिख के 3-4 एरो दे दीजिएगा वहाँ पे और लिखिएगा कि शहरीकरण, शहरीकरण, फिर बढ़ती आबादी, आबादी का बढ़ना, फिर आप यहाँ पर लिख दो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन, है ना? और विकास की गतिविधियों के कारण जो है ना पेड़ और भूमि का क्या हो रहा है? इस्तेमाल बदल रहा है, पेड़ों की संख्या घट रहा है। अब देखो ना, जब से एलपीजी इम्प्लीमेंट हुआ है ना, लिबरलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन और ग्लोबलाइज़ेशन, तब से जो है ना पेड़ों की संख्या घट रहा है। ये कारण हो गया। आपको बता दें यहाँ पे, अगर चाहते हैं कि मनुष्य का अस्तित्व रहे, तो पेड़ का भी अस्तित्व रहना चाहिए। अगर पर्यावरण नहीं है, तो फिर मनुष्य का भी जो अस्तित्व है ना संकट में आ जाएगा। फिर देखेंगे कि पेड़ों का जो है संरक्षण, ठीक है? इसमें तकनीक का इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो तकनीक का इस्तेमाल आप देखोगे ना, जैसे कि सैटेलाइट इमेजिनरी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। आप देखोगे जो सुपर कंप्यूटर है उसका इस्तेमाल करेंगे, कैसे? जैसे कि मान लीजिए हम लोग सैटेलाइट से इसका इमेज लिए और इमेज का स्टडी किए हम लोग कि 1 किलोमीटर में कितना पेड़ है। इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करेंगे? सुपर कंप्यूटर जो तकनीक है उसका इस्तेमाल करेंगे। इससे हमें डाटा मिलेगा कि हाँ, इस पेड़ में जो है ना पेड़ इस रीजन में पेड़ की संख्या बढ़ा है या इस रीजन में पेड़ की संख्या घटा है। तो इस तरह का आकलन करने के लिए हम तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। ये 2 क्वेश्चन हो गया। अब देखो ना, भारत का जो रैंकिंग है, पिछले साल 10th रैंकिंग था। अगर ओवरऑल हम पेड़-पौधे की बात करें, जंगल की बात करें, तो अभी भारत जो है ना 9th नंबर पे आ गया है। और ग्रोथ के मामले में अगर बात करें कि भारत का रैंकिंग क्या है, तो 3rd रैंक पे भारत आ गया है। ये सब फैक्ट को आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं फैक्ट को ध्यान में रखते हुए आपका जो है ना स्टेटमेंट बनाएँगे और क्वेश्चन को टफ करेंगे। ओके, चलिए। फिर यहाँ पर देख लीजिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, इससे पहले भी हम लोग टॉपिक पे डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है, इसलिए इसको हम लोग ज़्यादा डिस्कस अभी नहीं करेंगे। यहाँ पे सारा का अर्थ लिखा हुआ है, कौन-कौन सा गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया गया है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए, अभी रसिया ने एक तकनीक का इजाद किया है, वो है क्रूज़ मिसाइल। देखिए क्रूज़ मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना, इसको लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसके डिफरेंस को लेकर। तो आगे हम लोग देखेंगे, पहले यहाँ पर देख लीजिए कि अभी आपने देखा होगा अमेरिका का तकनीक के क्षेत्र में काफ़ी दबदबा रहा है, लेकिन अब वो दबदबा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्यों? रसिया जो है ना इन क्षेत्र में लीड कर रहा है, चाइना इन क्षेत्र में क्या कर रहा है? अग्रिम भूमिका निभा रहा है, भारत भी इस दिशा में प्रयास कर रहा है, ठीक है? तो इस कारण से जो अमेरिका का दबदबा है या आप कहो कहो ना चौधराहट, जो एटीट्यूड था कि हम ही तो है सब कुछ, हम ही हम हैं, ठीक है? इस तरह का जो एटीट्यूड जो अमेरिका का था, वो अब कमता नज़र आ रहा है। कुल मिलाकर आप यहाँ पर देख लीजिए,
क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में फ़र्क क्या होता है? मेन क्वेश्चन यही है, ध्यान रखिएगा और ये चर्चा में क्यों है? तो क्रूज मिसाइल जो है ना, कम ऊँचाई पर उड़ती है, याद रखिएगा क्रूज जो है ना, कम ऊँचाई पर उड़ती है और ये सटीक इसका हमला होता है और लक्ष्य तक जो है ना, सीधा दिशा में जाती है, जिससे इसकी सटीकता क्या होता है? अधिक होती है। बैलिस्टिक मिसाइल की अगर बात करें ना, तो अधिक ऊँचाई जाती है और इसमें ग्रेविटी का इस्तेमाल होता है लक्ष्य को भेदने के लिए। ये मेन डिफरेंस को ध्यान रखिएगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ओके? ये इसका आंसर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, क्रूज़ मिसाइल और आपका बैलिस्टिक मिसाइल में क्या फ़र्क है? बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना, ट्रैवल हाई इनटू द एटमॉस्फेयर एंड डिसेंड टुवर्ड द टारगेट यूजिंग द ग्रेविटी। ये फ़र्क को याद रखिएगा, क्योंकि आपसे पूछ लेगा कि बताइए किस तकनीक में ग्रेविटी का इस्तेमाल होता है? तो जो लोग पढ़ेंगे डीपली ना, उनको समझ में आएगा। फिर देखिए यहाँ पे चैट जीपीटी तो चर्चा में है ही, लेकिन इन्होंने अपना एक ब्राउज़र बनाया जिसका नाम रखा है एटलस। ठीक है? चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये जो एटलस है ना, जो नॉर्मल जो ब्राउज़िंग होता है, उससे काफ़ी ज़्यादा सटीकता है इसमें। आप देखो ना, इसकी एग्ज़ाम्पल समझो, क्यों चर्चा में है और इससे नुकसान क्या होगा? ये जो एटलस है ना, मान लीजिए आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है? आपको बीपीएससी का फॉर्म फिल करना है, तो आपने जो है ना, एटलस में जाके सर्च किया और आपका फॉर्म यहाँ पे ओपन हो गया। अब ये क्या करेगा ना एटलस, आपकी डेटा के अनुसार सारा जो कॉलम है इसमें, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपकी कैटेगरी, जितने सारे हैं, सिटीज़नशिप, सारा कुछ फ़िल कर देगा ऑटोमैटिक। एजेंट के रूप में काम करेगा एटलस, समझ रहे हैं ना? तो इसका इस्तेमाल जो है ना, जो साइबर अपराधी हैं, वो लोग कर सकते हैं। आप देखोगे कि हमारा या आपका जो प्राइवेसी है, उसको नुकसान पहुँच सकता है। ठीक है? साइबर हमले को लेकर, यहाँ पे गंभीर सुरक्षा को मुद्दे को लेकर, प्राइवेसी को लेकर, यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन है, उसका डाटा जो है ना एटलस के पास चला जाएगा और इसका अपराधी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कारण से काफ़ी जो है ना चर्चा में चल रहा है, ध्यान रखिएगा। फिर आ जाइए यहाँ पे, जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, वो एक सम्मेलन में भारत का जो लक्ष्य है 2050 तक कि क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में एक हब के रूप में बनना। तो इसके लिए जो है ना, सरकार ने कौन-कौन सा प्रयास किया है? कुसुम योजना देखिए, पीएम कुसुम योजना, देख रहे हैं ना? अब ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, तो वही जो विद्यार्थी हैं, वो लोग बोलेंगे ये बहुत पुराना फैक्ट है, 2014-15 का जो है फैक्ट को पूछा गया है, काफ़ी टफ हो गया। भाई टफ नहीं हो गया, क्योंकि ये चर्चा में आया ना, इस कारण से एग्ज़ामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। अभी उड़ान योजना भी चर्चा में है, अभी दिखाएँगे आपको। फिर यहाँ पर देख लीजिए, अगर भारत की बात करें, तो चौथा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी में भारत पूरे वर्ल्ड में 4th नंबर पे आता है। इस डाटा को याद रखिएगा, एग्ज़ामिनर इसी को क्वेश्चन बनाएँगे। फिर आप देखो पीएम कुसुम योजना है ना, वो किसानों को जो डबल इनकम है, उनके लिए, फिर किसान का जो ऊर्जा सिक्योरिटी है, उसके लिए, और अगर ज़्यादा एनर्जी किसान के पास बच जाते हैं, तो उससे उनको जो है ना, सरकार को बेचने पर उनको पैसा मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, भारत और रसिया ने एक करार किया है, समझौता किया है। अब हम लोग जो है ना, एक विमान बनाएँगे, जो कम दूरी का जो टारगेट है, उसको अचीव कर पाएँगे, 2 इंजन वाले। ठीक है? नैरो बॉडी होगा उसमें, मतलब कुल मिलाकर ऐसा प्लेन बनाएँगे, जो हमको दूसरे देशों पे निर्भरता जो है ना, ना रहे। ठीक है? जैसे बोइंग जो है ना, हम लोग अमेरिका से खरीदते हैं ना, तो उसको बाहर से मँगाते हैं और आपने देखा अमेरिका ने भारत पे किस तरह दबाव बनाया टैरिफ को लेकर। अब देखो चाइना किस तरह दबाव बना रहा है रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर। तो भारत को हर क्षेत्र में क्या होगा ना, का क्या करना होगा? आत्मनिर्भर बनना होगा। क्यों? क्योंकि भारत का टारगेट क्या है? लक्ष्य क्या है? 2047 तक क्या बनना? डेवलप बनना। और भारत को अगर बनना है, तो भारत को हर क्षेत्र में अच्छे से काम करना होगा। चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी, टर्शरी या अदर सेक्टर हो, सब में परफ़ॉर्म बेहतर करना होगा। तो कुल मिलाकर देखिए यहाँ पे उड़ान योजना आ गया ना। अब ये उड़ान योजना का क्वेश्चन पूछ देगा, तो फिर वही क्लेम करने लगेंगे, पुराना फैक्ट है, पुराना फैक्ट नहीं है। ठीक है? तो उड़ान योजना का उद्देश्य जो है ना, भारत में जो लोकल कनेक्टिविटी है, जो रीजन कनेक्टिविटी है, उसको सुनिश्चित करना है। ठीक है? चलिए। और यहाँ पर देखिए, अभी अमेरिका फिर भारत पे दबाव बना रहा है कि रसिया से तेल मत खरीदो। भारत ने कहा है कि भारत अपने राष्ट्रीय हित को सबसे पहले रखता है। भारत किसी के दबाव में आकर काम नहीं करता। ठीक है? भारत तीसरे देशों की बातों में नहीं आता। भारत अपना हित और अहित दोनों को ध्यान में रखता है। फिर यहाँ पे रसिया यूक्रेन जो है ना, हमने बात किया था कि रसिया जो है ना,
किन किन देश के साथ सीमा साझा करता है, उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि रसिया के साथ अभी करार हुआ है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो विवादित मुद्दे हैं, उसको लेकर पूछेगा, क्योंकि भारत ने भी पाकिस्तान को लेकर भी मुद्दा उठाया कि ये जो है ना ह्यूमन राइट वायलेशन करता है, साथ ही भारत का जो है ना क्षेत्र पे अवैध कब्जा करता है। अब देखो पाकिस्तान जो है ना आतंकवाद का जो इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता है। तो इस तरह के जो मुद्दे उठाए गए हैं यूएनओ में। फिर यूएनओ का जो रिलेवेंस है, प्रासंगिकता है, उसको लेकर प्रश्न उठाया गया है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए इज़राइल और के बारे में भी यहाँ पे मुद्दा आपको पता ही है ना, गाज़ा जो कॉन्फ्लिक्ट है इजिप्ट में हुआ। तो ये सब तमाम फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। ये पीडीएफ चाहिए आपको, क्या करना होगा आपको? आपको जो है ना कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करके वहाँ से इंक्वायरी कीजिएगा, ये पीडीएफ हमको मिलेगा कैसे? और हाँ, जो लोग पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनको जो है ना पेपर का जो रिव्यू है, जैसे कि अभी आज 29 तारीख है ना, इससे पहले जो है ना आपका 28, 27 का पेपर नहीं आया है एनालिसिस, तो उनको जो है ना स्पेशली प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वो लोग निश्चिंत रहें। अगर छूटता है किसी दिन का तो उनको जो है ना दिया जाएगा, पीडीएफ भी दिया जाएगा और एनालिसिस भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये पेड ग्रुप का फायदा होता है। क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट मुद्दे पे हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।